हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो लास्ट चैप्टर है उसे कर रहे हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में ठीक हम लोग लखनऊ समझौता है ना तक, ये वाला जो पार्ट है ना, ये होम रूल लीग 1916 से यहाँ लखनऊ समझौता 1916 का ये टॉपिक कर चुके हैं। आज कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे? आज राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण स्टार्ट करेंगे और हाफ तक जाएंगे। उसके बाद एक लेक्चर थोड़ा बड़ा आएगा। इस तरीके से 3 लेक्चर में कंप्लीट राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मॉडर्न हिस्ट्री में कोई चीज़ है तो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन है। उसके पाई पाई हम आपको मिल के पढ़ना होता है। ठीक, तो इस अंतिम चरण में क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। किस तरीके से आपको कंटेंट मैं प्रिपेयर किया हूँ आपके लिए वो देख लीजिए। तो ये है आपको इस फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से क्लास नोट्स प्रिपेयर किया गया है, जो पढ़ाने के बाद टेलीग्राम चैनल पर क्या है, फ्री ऑफ कास्ट जा रहा है। आप वहाँ से डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यही एकदम देखो, ये बहुत मेहनत लगती है इसको डिज़ाइन करने में। ठीक है, बाई हैंड है, ये खुद लिखा हूँ तो आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ। आप इसे ईमानदारी से हूबहू रट डालना। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल ना आते हों। ठीक है, तो एक एक करके चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छे से आप रिलैक्स मोड में होकर के सुनते जाइए। जैसा कि मैं बोलता हूँ आपको कि एज ए ऑफिसर आप मेरे साथ जुड़ करके या यूनिक क्लासेस के साथ जुड़ करके पढ़ते हैं, इसका ये मतलब ही होता है कि आप में धैर्य हो, पेशेंस हो, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदलने का दमखम रखते हो। आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। इस नज़रिए से पढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यह सेकेंड पार्ट इसका, राष्ट्रीय आंदोलन का। यहाँ से क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। देखो, इसके पहले का जो चरण है वो क्या था? 1885 से लेकर के 1905 तक, 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण होता है उसमें उदारवादियों का वर्चस्व होने की वजह से उदारवादी चरण कहते हैं इसको। ठीक, उसके बाद 1905 से लेकर के 1900 कहाँ तक आता है? हाँ, 1905 से लेकर के 1919। ठीक है, यहाँ तक क्या है, उग्रवादी चरण रहता है। फिर आप देखेंगे कि 1919 के बाद जो स्टार्ट होता है ये, इसे ही अंतिम चरण कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्चस्व माने गांधी जी का 1915 में जब गांधी जी आते हैं वापस लौट के, तो वहाँ से कहानी कुछ नेशनल मूवमेंट की अलग हो जाती है। ठीक है, जो चंद लोगों की जो संस्था बनी हुई राष्ट्रीय कांग्रेस होती है उसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी में चेंजेज आते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के एक अलग टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो इसी को कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, जो 1947 देश के आज़ादी तक चलेगा। ठीक, एक्चुअली वॉइस लेवल में थोड़ा सा अंतर इसलिए है क्योंकि थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए लेक्चर जो है एक दिन और पहले बना था, लेकिन आज हिम्मत हुई है तो हम कहे ठीक है। देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से एक एक करके अच्छे से धैर्य से सुनते जाओ। अगर जल्दी लगे तो आप यूट्यूब में फीचर तो है ही है, स्पीड बढ़ा लेना। गांधी का, क्योंकि मैं तेज़ नहीं बोल पाऊँगा, गांधी का संक्षिप्त परिचय। क्यों? क्योंकि गांधीवाद का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बाद से, इसलिए गांधी का पहले संक्षिप्त परिचय। कि जन्म हम आप जानते हैं जो अक्टूबर 2 को आने ही वाला है, 1869 को हुआ। इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उनको कवर करने की बात कोशिश किया है। बहुत बेसिक जो जीवन परिचय है उससे संबंधित सवाल नहीं आते, इसलिए मैं उसे नहीं कवर किया हूँ। आप अलग से देख लेना। हम मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1893 में व्यापारी अब्दुल्ला। तो बस इतना याद रखना है कि एक व्यापारी है अब्दुल्ला, जिसके मुकदमे के निस्तारण के लिए वो कहाँ जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं। कब जाते हैं ये याद रखना है, 1893 में, बस ये डेट रखना है और ये बंदे का नाम रखना है। तो 1893 में एक और लोग गए थे भारत से बाहर, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हम लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जो धार्मिक संसद में बोलने गए थे। और एक 1893 से एक कहानी और कि 2 भारतीय
व्यक्तित्व तो बाहर जाते हैं और एक व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली भारत आते हैं, भारत आता है। वो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। इसलिए एक साथ बोल देता हूँ ताकि हम आपको थोड़ा याद रहे। तो पहला फैक्ट गांधी जी से संबंधित ये हमारे काम का है। 1894 में यहाँ से जाने के बाद उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? ये रत्न अफ्रीका में। कब की थी? 1894 में। क्या की थी? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। या नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो गांधी जी ने की। ठीक। और अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कालिन बाग, ये सवाल आ चुका है इसलिए नाम लिखा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पीसीएस लेवल में नहीं आया है, किसी वनडे लेवल में आया है कि किसकी सहायता से, माने गांधी जी ने किसकी सहायता से वहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आने पर उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, उसी प्रकार के वहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। तो किसकी सहायता या सहयोग से बनाया था, यही सवाल पूछा था। तो कालेनबाख एक जो जर्मनी शिल्पकार है, ठीक है, उनके सहयोग से इन्होंने टॉल्स्टॉय, तो पेपर में आया कि टॉल्स्टॉय फार्म किसने बनवाया, गांधी जी ने। कहाँ बनवाया? अफ्रीका में। किसके सहयोग से? कालेनबाख। ये फैक्ट है। यहाँ पर देखिए इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किसने निकाला? गांधी जी ने निकाला। कहाँ निकाला? साउथ अफ्रीका में निकाला। ठीक है, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर स्टार भी लगा है, इसके प्रथम संपादक में आपका पहला ऑप्शन रहेगा गांधी जी। ठीक है, और आप अच्छे से टिक करके आओगे गांधी जी, क्योंकि इंडियन ओपिनियन अखबार गांधी जी ही निकालते थे। लेकिन अगर पहला संपादक पूछ ले तो गांधी जी आंसर गलत हो जाएगा, जो पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर करो। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, ज़िंदगी में अगर सच में भाई मेरे पास जो अनुभव है, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 7 बार मगर मैं आयोग का लगातार जो है पेपर अच्छे मार्क्स से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ऐसे नहीं भाई मेहनत किया हूँ, तो मेहनत कहाँ करनी चाहिए, किस तरीके की, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी यूनिक क्लासेस से आप जुड़े हैं, तो मैं आपको उसी दृष्टि से अपने उसी स्तर पर रख करके मैं आपको गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से आपको अच्छे से PYQ पढ़ना पड़ेगा। PYQ मैं कहता हूँ कि जैसे लोग डायरी कवर करते हैं, वैसे मैं PYQ कवर करता हूँ। दिन की शुरुआत अगर मुझे करनी है पढ़ने से, तो मैं पहले PYQ 1 से 1.5 घंटे पढ़ता हूँ। यही मैं आपको भी सलाह देता हूँ। फिर आपका अगर कभी कोई प्री रोक दे, जो लोग प्री की दुविधा में रहते हैं, वो सच कहें तो आप पढ़ना ही नहीं जानते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें प्री और मेंस की कंपाइल तैयारी करनी चाहिए या कैसे हमें पढ़ना चाहिए। बस आप कहते हो कि मुझे सिलेबस पूरा कर लेंगे तब टेस्ट देंगे, तो बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं जो लोग टेलीग्राम के माध्यम से पूछते रहते हैं, सर ऐसा है, तो मैं देखता हूँ ये समस्या आती हैं। तो ये रटो आप कि पहला संपादक देखो गांधी जी ने ही निकाला है इंडियन ओपिनियन, लेकिन पहला संपादक पूछे तो कौन है? मनसुख लाल, कौन है? इसको इधर कर दो, मनसुख लाल हीरालाल नजर है, मनसुख लाल हीरालाल नजर है। तो ये सब आपको अच्छे से रटना होगा। 1904 में इन्होंने, किसने? गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम या फोनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ पे? वहाँ पे। तो ये डेट भी रट लो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री करने जा रहे हो तो डेट का बहुत मायने है, और ये तो याद ही रखना चाहिए। आगे देखिए, इन्होंने 1919 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो बहुत अच्छे से फैक्ट को सजा दिया हूँ, अब आपकी परख दिया हूँ, आपकी जिम्मेदारी उसे खा के डाइजेस्ट करना। 1919 में हिंद स्वराज, डेट रटे रहो, 1919 में हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी ने। क्या है ये? अखबार है, पुस्तक है। इसकी क्या खास बात है? तो इसी में जो आज कहते हैं ना मेक इन इंडिया, क्या है? मेक इन इंडिया। ठीक है, जब ये मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था, तो आप देखना सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं अच्छे लेवल की, वो इसका रेफरेंस ले रहे थे कि गांधी जी के किस बुक से प्रेफरेंस लिया गया है। तो आत्मनिर्भरता की सलाह जो है गांधी जी ने क्या है? हिंद स्वराज में दी थी। किस में दिया था? हिंद स्वराज में दिया था। क्लियर हो गई बात? ये रटना है हम लोगों को। ब्रिटिश संसद को इस हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या कहा था?
ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या की संज्ञा दिया था। क्या कहा था? बांझ है माने जिसको पुत्र पैदा नहीं होता, पुत्र या पुत्री, तो ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या की संज्ञा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। किस बुक में दिया था? रेफरेंस हिंद स्वराज में दिया था। ठीक है, तो ये आपको हमको रटना है। और यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये कहा, इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आता है आयोग के पेपर में, आपको याद होगा। जैसे आर ओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना 1-2 साल का, उसमें पूछा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट लिखा था, और वो पूछा था किसका है, उसमें ऑप्शन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके का स्टेटमेंट आते हैं। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह किसने कहा था? गांधी जी का है। ठीक, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही यार। तो यूनिक पॉइंट की बात कर लें तो सर्वोदय का सिद्धांत किसने दिया? गांधी जी ने दिया। किससे प्रेरित होकर के दिया? जॉन रस्किन से। जॉन रस्किन की पुस्तक कौन सी थी? अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट का मतलब ही होता है लास्ट तक जन सेवाओं को पहुंचाना। इसी से सबका क्या हो जाएगा? उत्थान और कल्याण होगा। इसी सिद्धांत से ही प्रेरित है क्या? सर्वोदय का सिद्धांत। तो सर्वोदय के सिद्धांत गांधी जी ने जो दिया वह जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रेरित होकर के दिया। यही हमको आपको मिल के रखना है। आगे इन्होंने क्या कहा? आर्थिक न्याय हेतु इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। अगर पूछे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और ये जो अगर समाजवाद की जो विचारधारा होती है, वास्तव में जो समाजवाद होता है, ठीक है, वह इस विचारधारा को फॉलो करता है ट्रस्टीशिप का। ठीक है, लेकिन हालांकि क्या है, अपने यहाँ के समाजवादी पार्टी, इस तरीके के मतलब जो भी समाजवाद की विचारधारा को कहते हैं, वो किस तरीके व्यवहार करते हैं वो आप जानते हैं। ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि अगर मान लीजिए आप जो है समाज से आपने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए कमाया, तो 1 लाख रुपए में जो आपकी बेसिक नीड है या जो कुछ भी है, उसके अलावा जो कुछ भी पैसा बचता है, तो एक तरीके से उसे क्या है, उसे समाज में ही लगाना चाहिए, उसे समाज का ही मान के लगाना चाहिए। इसी को ट्रस्टीशिप कहते हैं। अब आप सोच लो, समाजवाद के विचार को मानने वाले कितना अपना धन छोड़ते हैं। आगे देखिए, गांधी जी ने इन्होंने, ठीक है, सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट गांधी जी का है, लेकिन किससे प्रभावित है? तो थोरो से। अब यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा रस्किन, थोरो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है, वह थोरो के विचार से प्रेरित है। गांधी जी का स्टेटमेंट है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में लिंक करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सुनते हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम गवर्नेंस नहीं, मिनिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस, समझ गए? मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो कॉन्सेप्ट इस समय बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है वो किस पर आधारित है? यही सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। ठीक, हालांकि हर क्षेत्र में, हर मायने में मतलब इस रूल को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखिएगा, गांधी जी का भारत आगमन। आप समझ गए ना कि 1919 से क्या है, 1919 से जो 1947 का चरण है, इसमें आप देखेंगे तो एक मेन जो व्यक्तित्व है गांधी जी, इसीलिए उन्हीं का रोल होगा ज़्यादा। इसीलिए गांधी जी के बारे में आपने एक इंट्रो पढ़ा। अब गांधी जी को इस तरीके की उनकी एंट्री पढ़ेंगे कि जो भारत की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस आए। डेट जानते हैं। अब इसी दिवस को 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है भारत में? प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। यह किसके कहने पर मनाया जाने लगा था? तो एल.एम. सिंघवी के कहने पर
आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में 2003 में इस बात पर चर्चा होती है, 2004 से मनाया जाने लगता है। और पहले तो हर वर्ष मनाया जाता था, अभी क्या है, अभी प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल 2025 में अगर देखें, 2025 में देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। समझ गए? तो एक बैकग्राउंड आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप वो समिति पर बता सके, LM सिंह किसी ने स्टार्ट किया, किसकी रिकमेंडेशन है, क्या होता है, सब कुछ। क्योंकि मैं देखूँ, मैं प्री के ही केवल ये नहीं पढ़ाता हूँ, प्री प्लस मेंस की, देखो मेंस की दृष्टि देना चाहता हूँ जो आपको अलग से नहीं तो समय बहुत चला जाता है। ये देखो, ये जो लिखने का तरीका है ये मेंस का ही है। पढ़ते तो ये प्री का पढ़ रहे हैं एकदम एग्जैक्ट, लेकिन ऐसे लिखना आप सीखोगे, ऐसे डब्बे बना करके, देखो ऐसे लिखना जो सीखोगे कि ऐसा आप देखे रहोगे तो वहाँ लिखोगे एग्ज़ाम में कॉपी में, यही है मेंस। फैक्ट आपको ये सब प्री में पढ़े होंगे, बस ये लिखने का तरीका आपको आ जाए, आप मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं। तो गांधी जी का भारत आगमन में देख लीजिए कब आए हैं ये समझ के। आने के बाद उन्होंने साबरमती के नदी के किनारे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम प्रारंभ किया और वही आगे चल कर के क्या है, साबरमती आश्रम के रूप में जाना गया। नोट की बात करें या यूनिक पॉइंट की बात करें तो बोर युद्ध हुआ था 1899 से 1902 में। इसमें गांधी जी ने क्या है, जो घायल लोग थे उनको चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करके बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने 1915 में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, तो पेपर में आता है, जानते रहेगा, कैसर हिंद की उपाधि दी थी। अब आपसे पूछे कि कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि नहीं त्यागा था, हालांकि कई किताब में लिखा है। ठीक है, ये 1920 में इन्होंने क्या है, कैसर हिंद की उपाधि त्यागते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है हम लोग। अब गांधी जी की एंट्री हो रही है, तो गांधी जी के सारे आंदोलन एक एक करके पढ़ते हैं। गांधी जी का भारत में पहला जो आंदोलन था, प्रारंभिक आंदोलन था, उसके बारे में एक एक फैक्ट मैं आपको विधिवत समझाता हूँ। हम आप मिल करके बेहतर एक ऑफिसर की तरह रखते हैं। क्यों? क्योंकि कल ऑफिसर बनना ही बनना है। अगर वनडे में कहीं जॉब मिल गई तो आपके तो और पार लग जाएंगे, आप बनोगे ही बनोगे। इसलिए आपको मैं वो नींव रखना चाहता हूँ आप में, यूनिक क्लासेस वो फाउंडेशन आपके साथ बनना चाहता है जिस पे आप खड़े होकर क्या है, उस बिल्डिंग को तान सकें। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात करें तो इसका कारण क्या है? देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, अभी तक आप पढ़े होंगे, लेकिन ये पढ़ने का पूरा दिशा और दशा ही बदलना चाहता हूं मैं। देखो, इस तरीके से मैं लिखता हूं ताकि आपको क्या है, एक माइंड मैप बन जाए। ठीक है, प्री के सारे फैक्ट बहुत आसानी से आप में डिलीवर हो जाए और मेंस के लिए ये तरीका आपको दिख जाए कि कैसे एक हेडिंग डाल करके एरो मार के कैसे एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि वो बूढ़ा एग्जामिनर जब मेंस की कॉपी, चाहे आर मेंस की या LT मेंस की या BEO मेंस की या PCS मेंस की, किसी की भी करे, तो ये हम लोगों को प्री तो यही आना है। वनडे का हो चाहे PCS का है, किसी भी लेवल का आएगा तो यही प्री। लेकिन जब कभी मेन से लिख रहे हो तो आपको ये दृष्टि मिल सके। ठीक, तो अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो आप अच्छे लेवल की तैयारी आप लिख कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको कैसा लगता है, अब आप बता सकते हैं। कारण की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का क्या कारण था? तो एक जगह बिहार का चंपारण है, तो बिहार के चंपारण में क्या था, जो अंग्रेज होते थे वो तकावी ऋण देते थे। तकावी ऋण एवं तिनकठिया पद्धति इसका मूल कारण था। मैं बता देता हूँ, तकावी ऋण क्या है कि एक किसान को उसके खेत में खेती करने के लिए पैसे की जो आवश्यकता है, खेती के पहले किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाने वाला
या सरकार द्वारा दिया जाने जो जो ऋण है उसे तकावी ऋण कहते हैं। लेकिन इन अंग्रेजों ने क्या किया था कि इस किसान को, भारतीय किसान को ऋण दिया तो, या आगामी ऋण देने की बात करते तो थे तकावी, लेकिन एक बात का एग्रीमेंट करा लेते थे अंग्रेज कि जो फसल आप बोओगे उस फसल की कीमत हम तय करेंगे अंतिम में, और हमारे अलावा, हमारे सिवा आप किसी और को नहीं बेचोगे। ये एक इसका एग्रीमेंट, ये बहुत शोषणकारी प्रॉब्लम थी इसमें। और दूसरा क्या है, इनमें ये लोग कह रहे थे कि मैं तकावी ऋण दे तो दूंगा, लेकिन अगर आपको 20 बिस्वा माने 1 बीघा ज़मीन अगर आपके पास है तो उसका 3/20वां हिस्सा माने 3 बिस्वा जो है आपको अनिवार्य रूप से क्या बोना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से आपको इसमें नील की खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील की खेती करने से क्या है, पहले तो नहरें होती नहीं थी, इसलिए कभी कभी क्या मौसम भी खराब हो जाए तो खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पाता था, तो अकाल पड़ते थे, इसीलिए क्योंकि खाद्यान्न की आपूर्ति ही नहीं हो पाती। तब नील की खेती तो करने से नील तो आदमी खाएगा नहीं, क्योंकि एक कलर है, रंगने के लिए होता है। तो ये बहुत समस्याएं आई। तो ये 3/20 माने 20 बिस्वा पर 3 हिस्सा आपको 3 बिस्वा करना ही पड़ेगा नील की खेती। इसी को कहा गया 3 कठिया पद्धति। क्या कहा गया? 3 कठिया पद्धति, जिस पे नील की खेती अनिवार्य कर दिया इन लोगों ने। तो ये कारण था उसका, मतलब उसके प्रति विरोध था। ठीक है, ये मुख्य कारण था। तो चंपारण का कारण समझ गए। अब गांधी जी को अगर कहा जाए कि इसके लिए आंदोलन चलाने के लिए अवगत किसने कराया, जो पेपर में आता है, तो राजकुमार शुक्ल ने कराया था। किसने? वहाँ के एक बिहार के राजकुमार थे, ऐसे याद कर लो। और क्या है, देखो ग्रिप ना छूटे इसलिए ऐसा लिखता हूँ कि देखो समस्या के हल हेतु सरकार द्वारा क्या किया गया, एक आयोग गठित किया गया। उसमें क्या गांधी जी उसके सदस्य थे या नहीं, ये पेपर में आता है बड़े, तो गांधी जी भी उसके सदस्य थे। और आंदोलन की सफलता की बात करें तो यह आंदोलन क्या है, एक बात और मैं बता दूं, गांधी जी यहाँ जाते हैं। देखो आपको एक जीवन में बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलेगी। चंपारण सत्याग्रह के लिए जब राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं उनको, तो गांधी जी जाते हैं, तो इकट्ठा वो जो है धरने या आंदोलन करने की कभी बात नहीं करते। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं इसकी समीक्षा करूँगा कि क्या यह बात सत्य है या नहीं है, और अगर सत्य है तो कहाँ तक सत्य है। ठीक है, इस तरीके से असेसमेंट करने के बाद उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था, जो सक्सेसफुल रहा था। ये इससे शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में आपको भी क्या है, अच्छे से असेसमेंट करते रहो कि आपकी दिशा दशा क्या वही है जो आपको ऑफिसर बनाएगी। ठीक है, या बस भटकते रह रहे हो, भागते रह रहे हो, और यहाँ तक कि भागते भागते खुद की नज़र में भाग रहे हो। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आंदोलन सफल रहा। पहली बार यह आंदोलन क्या है, गांधी जी का सफल रहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा, महात्मा की उपाधि दिया। अब यहीं से पेपर में आता है, महात्मा की उपाधि किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ दिया? सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। ठीक, अब इस आंदोलन में गांधी जी के सहायक कौन कौन थे, तो ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जीवी कृपलानी इत्यादि। अच्छा, आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि क्या इनके सहयोगियों को भी हमें रटना पड़ता है क्या? देखो, अगर आपको वनडे देना जाना हो, ठीक है, वनडे के एग्ज़ाम, तो मत रटो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पीएससी के, ठीक है, अगर पीएससी के ग्रेजुएट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में यह अनिवार्य है कि कुछ, कम से कम कुछ लोगों को जो सहायक कैंडिडेट उसमें रहते हैं उनको आप याद रखो। जैसे आप देखोगे कि गदर पार्टी के सदस्य, आईएनए के सदस्य, ये सब बहुत बार पूछा है, सदस्य पूछता है, मेन लीडर को तो संसार जानता है। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके के सवाल बनते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के। और मेरी बात पर यकीन करना है तो आप जो है जल्दी से PYQ कर डालो, PCS और RARO का, आपको समझ में आ जाएगा आयोग के बारे में। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 का क्या हो गया, बिल्कुल सक्सेस रहा। अब इनके पर लग गए हैं, मतलब इनके पर खुल गए हैं गांधी जी के, क्योंकि सक्सेस मिली है।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में इन्होंने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? प्रथम भूख हड़ताल अगर पूछे, प्रथम भूख हड़ताल कब गांधी जी ने किया? तो यही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किया। कब किया? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। इसका क्या कारण था? जैसे उसका तिनकठिया कारण था, तो इसका क्या था? प्लेग बोनस को समाप्त किया जाना। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि उस दौरान में प्लेग बीमारी फैली हुई थी, तो जब प्लेग बीमारी फैली तो किसानी खेती हो नहीं पाई, तो उस दौरान जो किसानों को ऊपर लगान या कर लगता था, उस लगान से क्या कर दिया गया? नहीं, लगान कर नहीं, सॉरी, इसमें ये था कि प्लेग जब आया, ठीक है, तो किसान नहीं, जो मिल मजदूर थे, जो मिल मजदूर थे, उनको क्या है, काम नहीं हो पाया। जब काम नहीं चल पा रहा था तो उनके जीवन यापन के लिए कुछ बोनस दिया जाता था। क्या दिया जा रहा था? सर मतलब मालिकों के द्वारा बोनस दिया जा रहा था। अब क्या है कि प्लेग जैसे ही ख़त्म हुआ तो तुरंत तो काम मिल नहीं जाएगा, तुरंत तो बेहतर काम हो नहीं जाएगा, तुरंत तो सैलरी मिल नहीं जाएगी। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, जैसे ही प्लेग का प्रकोप खत्म हुआ, तुरंत इन लोगों ने बोनस क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अब जितने मिल मजदूर थे वो बोले तुरंत तो सब कुछ नहीं हो सकता है, तो अभी कुछ दिन बोनस की प्रक्रिया क्या रहनी चाहिए? चलते रहना चाहिए। ऐसा मांग किया मिल मजदूरों ने, ठीक। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए नहीं सुने, ठीक है। तो यही क्या है, यही इसका कारण था। फिर यह बात गांधी जी को इनवाइट किया जाता है कि आप चंपारण में सफल आंदोलन करके आए तो हमारी भी बात सुनो, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा उन्हीं मिल मजदूरों के सलाह मशवरे से 35% बोनस की मांग अभी भी की गई कि ख़त्म नहीं किया जाए, 35% बोनस दिया जाए। लेकिन इनके कहने पर मिल मजदूर मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने को क्या हुआ? तैयार हुए। लेकिन 20% में कुछ ना चलता, इसलिए यह मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और अंततः क्या हुआ? अंततः एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और उस ट्रिब्यूनल ने यह असेसमेंट किया, समीक्षा किया, और उसने कहा कि हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि इन्हें 35% का बोनस दिया जाए, ठीक है। तो इस कारण से ऐसी जब सूचना मिल गई, ठीक है, गांधी जी को, तब उन्होंने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अंततः इसका भी परिणाम क्या हुआ? यह भी आंदोलन क्या है, चंपारण की तरह सफल रहा। अब गांधी जी को जीवन में क्या है, 2 सफलताएं हाथ लग गई हैं, और भी बड़ी बात है। अब देखते हैं तीसरा इनका आंदोलन 1918 में ही खेड़ा का आंदोलन। अब खेड़ा का आंदोलन, पहला पॉइंट देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, यह पहला असहयोग आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन। अब वो 1920 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन की बात तो हम लोग अलग से करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि उसी को यहाँ पर प्रैक्टिस किया गया था। प्रथम असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ये सवाल आता है। असहयोग का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर आप बहुत सहज समझ पाएंगे। असहयोग का मतलब होता है, ठीक है, कि सहयोग न करना, माने जितनी भी सरकारी या जितने भी कार्य भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी शासन के अंतर्गत किए जा रहे थे, उन्हें करना बंद कर दो, उनका सहयोग करना बंद कर दो, ठीक है, उनके कामों की उपेक्षा कर दो। तो इसी को कहा जाता है असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो पहला असहयोग आंदोलन पूछे तो खेड़ा, पहला भूख हड़ताल पूछे तो मिल स्ट्राइक 1918, पहला सत्याग्रह पूछे भारत में तो कौन सा? पहला चंपारण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कारण, अगर इसका भी खेड़ा सत्याग्रह का कारण पूछे तो अकाल के बाद भी खेड़ा के किसानों से ऊंचा जो लगान वसूला जा रहा था। देखो, अकाल आने का ही मतलब है कि खेती नहीं हुई और प्रकृति की मार ऐसी पड़ी बाढ़ या सूखा का, जिसकी वजह से क्या है, अब लोगों को खाने के लाले पड़ गए, लोगों की लाखों की संख्या में क्या हो रही है, खाने की वजह से मृत्यु हो रही है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को अकाल कहते हैं। अब ऐसी अकाल की स्थिति में भी किसानों से अगर ऊंचा लगान लिया जाएगा तो बगावत तो होगी ही होगी। तो यह इसका मूल कारण था,
अब देखिए सरकार का निर्णय आपके लिए पूरा एकदम क्रीम जैसे होती है ना, उसी तरीके से बस रख करके थाली में सजा दिया हूँ, एक एक हेडिंग छोटी छोटी डाल के अलग अलग करके कि कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट और मीन्स लिखने के डब्बे दृष्टि एक साथ आपको मिले। सरकार का निर्णय लगान उन्हीं से वसूला जाए जो देने की स्थिति में है, अर्थात जब ये मूवमेंट हुआ, जब खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया विधिवत, ठीक है, तब है ना, तब जाकर के क्या है, तब जाकर के अंग्रेजों ने क्या है लगान ये कहा कि सबसे लगान वसूला न जाए, जो उसके लिए सक्षम है उनसे लगान वसूला जाए। ठीक, इस खेड़ा सत्याग्रह का भी परिणाम क्या है, इस खेड़ा सत्याग्रह का भी परिणाम असहयोग मतलब आंदोलन सफल रहा। अन्य की बात करेंगे, ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल एवं इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी क्या है गांधी जी के सहयोगी रहे। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बताना मुझे आप ये जो पॉइंट लिखा है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करना, क्या इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा दी थी या कोई और मूवमेंट, ये आप कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रौलिक्ट एक्ट। आप देखो उसमें क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले चंपारण का सत्याग्रह उन्होंने किया, फिर किसका किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया, उसके बाद खेड़ा। और ये बहुत बार क्या है, ये सवाल क्रोनोलॉजी में आता है और आप जानते हो आयोग के स्तर पे क्रोनोलॉजी का पेपर बहुत ज़्यादा बनता भी है, तो ये क्रम याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा रौलिक्ट एक्ट। रौलिक्ट एक्ट कब हुआ, तो 1919। डेट रटना है, घोट के पीना है, रटना नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में डेट रटना नहीं है, घोट के पीना है। मैं एक बार 100 बात की एक बात कह रहा हूँ, रटना है। गठन की बात करो तो माने रौलिक्ट एक्ट का गठन सिडनी रौलिक्ट की अध्यक्षता में, किसकी, सिडनी रौलिक्ट की अध्यक्षता में 1917 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादी भावनाओं को भारत में कुचलना, इसका मूल उद्देश्य था। इसको अगर पारित करने की बात कहा जाए तो किस रूप में हुआ, तो द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, जिसे रौलिक्ट एक्ट कहा गया। मैं आपको एक बात बता दूं, आयोग का पेपर देखना, उसमें रौलिक्ट एक्ट का जिक्र न होकर के यही लाइन लिखी है इस रूप में। अब अच्छे से जो रटा नहीं होगा, ठीक है, कि द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि इसी को रौलिक्ट एक्ट कहते हैं। सन पूछ सकता है, स्टेटमेंट में दे सकता है। जैसा मैंने आपको कहा था ना कि लैंड होल्डर सोसाइटी सब रटे थे, मैं भी रटा था, लेकिन जब पीसीएस प्री में बैठे तो क्या दिया था उसमें, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, कब हुआ था, तो नहीं, जमींदारी एसोसिएशन, सॉरी, तो क्योंकि लैंड एसोसिएशन था ना, हाँ। तो इस तरीके का सवाल क्या है, अंग्रेजी को उसको देवनागरी लिपि में लिख करके आयोग पूछता है। ठीक है, यूपी स्पेशल में भी मैं आपको टेस्ट में इस सवाल को कराऊंगा, कैसे वो देवनागरी लिपि में पूछता है। ठीक है, पारित किया तो इसका नाम क्या था, तो यही है, रटे रहेंगे, द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स ऑफ 1919, इसे ही रौलिक्ट एक्ट कहा गया। इसमें क्या प्रावधान था, ठीक है, देखो कैसे फिल्टर करके लिखा हूँ। इसमें यह था कि मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल संदेह के आधार पर किसी को भी अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि गिरफ्तार किए गए बंदे को किसी भी प्रकार की वकील से सहायता लेने का कोई भी हक नहीं दिया गया था। इसीलिए भारतीयों ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इसे कहा बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, या इसे काला कानून कहा। ठीक, तो ये देखो मैंने आपको क्या है, रौलिक्ट एक्ट का एक फॉर्मेट दिया कि रौलिक्ट एक्ट का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है,
उद्देश्य क्या था, इसको पारित किस रूप में किया गया, इसका क्या प्रावधान था और भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही थी और इसका परिणाम क्या होगा। यह सोचो, ये क्रोनोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का जिससे आपको एक ग्रिप अच्छी बने। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका क्या परिणाम रहा होगा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि अब हम जल्द ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे इसकी भूमिका देखते हैं हम लोग, कैसे ये घटना होती है, समझ गए। माने परिणाम ये हुआ, अब इस परिणाम के बारे में पढ़ते हैं, कैसे इसकी भूमिका बनती है, कैसे ये घटना घटती है उसके बारे में। देखो, रॉलेट एक्ट के विरोध करने का क्या है, भारतीयों के द्वारा निर्णय लिया गया और 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में क्या है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है जो रॉलेट एक्ट का क्या करेगा, विरोध करेगा, वह भी बैसाखी के दिन। कहाँ पर, अमृतसर में। इस बात की उनसे मतलब अपील की गई, किसके द्वारा, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा। लेकिन उन्हें 13 तारीख के पहले ही क्या है, 9 अप्रैल को ही क्या कर दिया गया, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर दिया है। अच्छा, गिरफ्तार कर दिया जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्या नहीं, रॉलेट एक्ट क्या है, विरोध करने की बात की गई। तो उन्हें क्या है, उन्हें जो है 9 तारीख को ही, 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनके विरोध में, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में क्या है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चला करके क्या है, हजारों निहत थे और बेकसूर बेजुबान बच्चे तक को, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या है, मौत के घाट उतार दिया। ये क्रोनोलॉजी आपको रटना है, 13 अप्रैल 9 अप्रैल, समझ गए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एकदम दिमाग में रखिएगा। तो इस तरीके से जनरल डायर ने क्या है, हजारों लोगों को मार दिया। हालांकि रिपोर्ट जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो रिपोर्ट आई, हंटर आयोग आएगा, उसकी जो रिपोर्ट होगी वो 379 को मारने की बात करती है। लेकिन भारतीयों के द्वारा जो आयोग का गठन किया जाता है, जांच समिति का गठन किया जाता है, उसके अनुसार 1000 से अधिक निर्दोष लोगों को अंग्रेज़ों ने मारा था। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ से ये 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित पूरा बैकग्राउंड देने के बाद यहाँ पर क्या है, यूनिक पॉइंट लिखा हूँ, माने जो छाप के एकदम रटना है, ठीक है। यूनिक पॉइंट का ही मतलब होता है वो आपको यूनिक कंटेंट आपको मिल रहे हैं, वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, केवल रटना है। जैसे विरोध में, जैसे यूनिक पॉइंट ये है कि विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया, त्याग दिया। तो क्या गांधी जी ने भी अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था? नहीं, अभी बता चुका हूँ। शंकर नायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शंकर नायर जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने उससे क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। शंकर नायर ने हत्या की जांच करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई, अर्थात एक भारतीयों के नेतृत्व में बनाई जाएगी, एक अंग्रेजों के। तो जो अंग्रेजों के नेतृत्व में बनाई गई वो हंटर आयोग है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, जांच, हत्या संबंधी जांच के लिए हमें एक यहाँ पर एक हेडिंग बनाना चाहिए था भारतीय और एक बनाना चाहिए था क्या, ब्रिटिश। बस ऐसे लिख देते तो बात यही है, ठीक है। लेकिन आपको फ्रेम बता दिया कैसे आप लिखोगे, कैसे आप नोट्स होने। तो हत्या की जांच संबंधी जो भारतीयों की तरफ से बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल एम जी थे, मदन मोहन मालवीय। एकदम घोट के पी लो। इनके अन्य सदस्य, तो हाँ, मोटे मोटे अन्य सदस्य पता होना चाहिए कि क्या गांधी जी इसके सदस्य थे, तो बिल्कुल थे। क्या मोतीलाल नेहरू थे, क्या थे, तो बिल्कुल थे। क्या सीआरदास अब्बास तैयब जी थे, तो थे। एमआर जयकर थे, तो थे, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीयों के नेतृत्व में एक जांच समिति बनाई गई जो 1000+ लोगों को मारने की बात को पुष्टि करता है। यहाँ पर एक फैक्ट और देखिए, दीनबंधु CF एंड्रूज, मतलब CF एंड्रूज को क्या कहा जाता है, दीनबंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीनबंधु। अब उन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसकी आलोचना की, ठीक है,
इस हत्याकांड की और कहा कि जानबूझकर की गई हत्या थी। दीनबंधु ने, CF हिंदूज ने क्या कहा कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, यह जानबूझकर की गई हत्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और ऐसे सवाल अच्छे लेवल में बनते हैं। जांच हेतु जो ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया या समीक्षा बैठाई, वो है हंटर आयोग। हंटर आयोग के अनुसार केवल महज 379 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई। ठीक है, जबकि भारतीय MMM के नेतृत्व में जो जांच समिति बैठाएगी वह 1000+ लोगों की क्या है, वो हत्या मानता है, मृत्यु नहीं। समझ गए कि नहीं? मृत्यु किस बात का है यार, हत्या की है, मृत्यु क्यों लिखना है? समझ गए कि नहीं? हर चीज़ की बातों की वैल्यू होती है। आगे देखिएगा, भारतीय सदस्य माने इस हंटर आयोग में कौन भारतीय सदस्य थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आयोग के लेवल में। ये सब सवाल आते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ किस तरीके का स्तर सवाल आते हैं। चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, तो सीतलवाड़ अहमद नारायण करते थे, या चिमनलाल अहमद नारायण हंटर आयोग में किए। क्या किए? चिमनलाल अहमद हंटर आयोग में क्या है, नारायण करते रह गए। उन लोगों ने केवल 379 को ही घोषित किया। समझ गए? तो ये आपको रटना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि देखो टेलीग्राम जो चैनल है, लिंक तो रहता ही रहता है, उसमें क्या है, फ्री आपके टेस्ट हो रहे हैं। जैसे हिस्ट्री का करा दिया हूँ, ज्योग्राफी का करा दिया हूँ, साइंस का करा दिया हूँ, इकोनॉमिक्स का करा दिया हूँ। ठीक है, और जल्द ही जो है यूपी का करा दूँगा। ठीक है, और करेंट का करा दिया हूँ। तो फ्री ऑफ कास्ट, वो भी एकदम आयोग के स्तर के सवाल हैं सारे। मैं उसी पेपर पैटर्न करता ही हूँ भाई, मैं जिसका क्वालिफाई कर रहा हूँ, जिसके मेरा उद्देश्य है, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। तो उस लेवल के पेपर फॉर्मेट में बहुत अच्छे सवाल वहाँ पर टॉप 100 के नाम से यूट्यूब चैनल पे भी आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी, कंटेंट, सब कुछ। और PDF भी इसकी क्या है, टेस्ट की हाईलाइटेड PDF फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल पे जा रही है, और इसका नोट्स का तो जा ही रहा है। ठीक है, तो आप जुड़ करके भी क्या है, यूनिक क्लासेस से अपना असेसमेंट कर सकते हैं, आप अपना, ठीक है, बेहतर कर सकते हैं। नोट की बात करें तो सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 13 अप्रैल को हुआ, ठीक है, उसके दौरान पंजाब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो माइकल ओ डायर था। क्या नाम है उसका? जनरल R डायर जो था वो तो गोली चलवाया था, लेकिन जो उसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह माइकल ओ डायर था। इस बंदे को मार्च 1940 डेट पी लेना घोट के किसको मारा? माइकल ओ डायर को, जनरल R डायर को नहीं, जिसने गोली चलवाई थी। ऊधम सिंह ने मारा। कब मारा? 1940 में मार्च में मारा। कहाँ मारा? ठीक है, कहाँ? तो ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में ठोक दिया। ठीक है, कहाँ पे? अब हम लोग जब पढ़ते नहीं 1905 में इंडिया हाउस जो श्यामा प्रसाद, ठीक है, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा जो इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटेन 1905 में, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, जो बच्चों को क्या छात्रवृत्ति भी देती थी, तो उस वहाँ पर ये रह करके पढ़ाई किए हैं। कौन? ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह ने ठोक दिया था कब? 1940 में मार्च में। किसको? माइकल ओ डायर को। ये नोट है। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो 13 अप्रैल को 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो एक कहा जाए हिंदू के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत भयानक घटना हुई। अब बचे मुसलमान भारत में, जिनमें बीज बोया गया है 1905 के बंगाल विभाजन से। अब उनकी भी एक सुई अटकी। कहाँ पर? यहाँ पर तुर्की में ही क्या है, इनके सबसे उच्च पद जो होते हैं इनके धार्मिक सिस्टम में, वो होता है खलीफा। और तुर्की ऑटोमन एम्पायर जो पूरे
तुर्की का जो खलीफा होता था उसे पूरी दुनिया के मुसलमान क्या है, मोहम्मद पैगंबर जी के बाद क्या है, वही पद माना जाता है ज़मीन पे। तो अंग्रेज़ों ने क्या है, जब 1919 में ख़त्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो वो लोग तुर्की का पहले बोले थे तुर्की को विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन ये तो जानते हैं आप दोगले थे, ये लोग अपने हित देखते थे। तो ये लोग जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध जीते हैं ब्रिटेन वाले, ऐसे ही तुर्की की क्या है टुकड़े टुकड़े करके क्या है बांट दिए। तो तुर्की को बांट दिए, इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान क्या हो गए, उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि तुर्की में ही क्या उनका सबसे बड़ा पद खलीफा हुआ करता था। और दूसरा इन लोगों ने क्या है, खलीफा को ही टांग दिया। ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया के मुसलमानों के सबसे बड़े जो पद हुआ करता था वो खलीफा, जिसकी बात पूरी दुनिया के मुसलमान मानते थे, यहाँ तक कि भारत के भी। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या है, खलीफा को ही ठोक दिया, मतलब खलीफा को ही टांग दिया, माने खलीफा पद को ही क्या है इनको बोला खलीफा क्या होता है, मेरे लिए खलीफा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बोले इस पद से हटो और कोई खलीफा पद नहीं रहेगा, ऐसा अंग्रेज़ों ने कर दिया। और जैसे ही ऐसा किया तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो है इससे क्या हो गए, ब्रिटेन से के विद्रोही हो गए। और इसी में एक देश आता है भारत, जहाँ पर ठीक है वर्तमान में भी क्या है दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या मुस्लिम है, तब भी थे। तो इस तरीके से क्या है, बस फायर हो गए कहाँ के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान। और उन्होंने जो आंदोलन चलाने की बात कही उसी को क्या कहा गया, खिलाफत आंदोलन। तो देखो हिंदुओं के लिए 1919 में ही ये घटना हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तुर्की में जो घटना घटित हुई वो मुसलमानों के लिए। अब देखो ध्यान से सुनना, यही यहाँ पर मुसलमानों की भी ज़रूरत एक हो गई और यहाँ पर हिंदू की भी आवश्यकता एक ही है। अब जब दोनों की आवश्यकता एक हैं तो दोनों एक मंच पर आ सकते हैं, दोनों एक मंच पर आ सकते हैं या दोनों के एक मंच पर लाया जा सकता है। अच्छा, दोनों के एक मंच पर ला करके एकीकृत होकर के आंदोलन चलाने की बात किसने समझा, गांधी जी ने। गांधी जी को लगा कि अब इससे बेहतर मौका, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक को करके आंदोलन चलाने से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है, बेहतर मौका समझा और हिंदू मुसलमान को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। ठीक, तो अब यहाँ से ये बैकग्राउंड आपने समझ लिया, अब हम फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का कारण मैं बता दिया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का जो विभाजन कर दिया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। जो बंदा वहाँ पर क्या था, खलीफा कमाल पाशा। अब नेतृत्व की बात करें तो इस खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा था, अली बंधु। अली बंधु में पेपर में आता है कि कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली जिन्हें अली बंधु कहा जाता था, खिलाफत आंदोलन के प्रणेता एक कह लो या अग्रदूत कह लो, ठीक है, या नेतृत्वकर्ता पूछो तो यही थे। और कौन थे, तो अजमल शाह, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी। इन लोगों के नाम भले न याद हों लेकिन इनके नाम याद होने चाहिए। तो इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और कमेटी, खिलाफत आंदोलन ठीक है को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, खिलाफत कमेटी। क्या बनाई गई, खिलाफत कमेटी। ध्यान से रखना, तभी आप बेहतर सवाल बना पाओगे। ठीक है, क्रोनोलॉजी के लिए बेहतर पढ़ना पड़ेगा। खिलाफत कमेटी बनाई गई नवंबर 1919 में। कब बनाई गई, नवंबर 1919 में। और सोचो, जहाँ मुसलमान हिंदू से ठीक है उस समय इतनी नफ़रत का माहौल हो गया था 1905 के बाद, वहाँ पर क्या है, अब हिंदू के साथ साथ मुसलमान के भी दुश्मन एक ही हो चुके थे। इसलिए मुस्लिमों ने क्या किया, गांधी जी को नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी के लिए क्या है अध्यक्षता का मौका दिया दिल्ली में। सोचो, जब कहते ना इंटरेस्ट एक हो तो सब, माने बाघ, बिल्ली, शेर, कुत्ते, माने हर जानवर क्या है, अगर थ्रेट एक जैसा हो जाए तो क्या है एक जगह ही पानी पी सकते हैं। वैसे तो सब अपने अपने गुमान गुरूर में रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अब हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हो गया, एक ही इंटरेस्ट आ गया, अंग्रेज उनके दुश्मन हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस कमेटी ने गांधी जी को क्या किया है, अपने अध्यक्ष बनाया। दिल्ली में इन्होंने अध्यक्षता में क्या है, खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन का क्या किया गया,
आयोजन किया गया दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता कौन किया? गांधी जी ने किया। और नोट की बात करें तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का क्या माना? सुनहरा अवसर माना खिलाफत आंदोलन के दौरान। और जून 1920 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को इलाहाबाद सम्मेलन में कहाँ पे रटे रहना, कहाँ पे? 1920 में खिलाफत कमेटी ने, यही खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को क्या है, किस सम्मेलन में? इलाहाबाद सम्मेलन, बस इतना याद रख। इलाहाबाद सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कर दिया? अधिकार दे दिया। बोला कि आप असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हो, चलाओ, हम आपके साथ हैं, समर्थन करते हैं। अब इस बात पे गांधी जी ने क्या है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, माने आगे चल करके वो असहयोग आंदोलन चलाएंगे। एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, 1924 में, ये 1924 में जिस ऑटोमन तुर्की की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो पहले कमाल पाशा क्या था, खलीफा था, उसने जब 24 में जाते जाते तुर्की की स्थिति क्या है, फिर से रिवाइव हुई। कमाल पाशा फिर से वहाँ का क्या है, एक तरीके का शासक बने, राजा बने, ठीक है। तो इन्होंने खुद क्या कहा, इन्होंने खुद कहा कि ऐसा है, खलीफा वलीफा कोई पद होता नहीं है, ना ही मुझे चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब देश के, पूरी दुनिया के देश के मुसलमान क्या है, हालांकि बहुत व्यापक स्तर पे नाराज हो गए, लेकिन जिसको बनना है खलीफा, उसी ने क्या है, खलीफा पद को क्या कर दिया, त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो अब दुनिया के सभी मुसलमान, यहाँ तक कि भारत के मुसलमानों को आंदोलन चलाने पर क्या है, उनके मुंह पे ताला लग गया एक तरीके से, ठीक है। माने वो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया कि जिसके लिए मैं लड़ता रहा वही हमें क्या है, बेगाना कर दिए। तो अब किसके लिए जिए, जिए तो जिए किसके बिना आपके, ठीक है। तो इस तरीके से कमाल पाशा ने 1924 में क्या है, खलीफा पद को स्वतः ही त्याग दिया, वो समाप्त कर दिया। यहाँ से मूवमेंट पूरी तरीके से खिलाफत ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब उसी बैकग्राउंड में जब दोनों का सहमति मिल गई है 1919 में, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो दोनों का समेकित जो स्वरूप है वो कहाँ देखने को मिलेगा, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में, जो 1920 से 21 तक चलता है। इसका प्रस्ताव अगर कहा जाए, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह कहाँ पर पारित किया गया, तो कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे रट, मॉडर्न हिस्ट्री की एक एक लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इसे रटना होगा, ठीक है। तो कहाँ पर, नागपुर अधिवेशन में, कब, 1920 में। लक्ष्य क्या था, माने इस प्रस्ताव को, अर्थात असहयोग आंदोलन चलाने का लक्ष्य क्या था, तो एक लक्ष्य था जन संघर्ष को क्या करना है, जन संघर्ष करना, माने सभी भारत के नागरिकों को मिलाकर के क्या है, जन संघर्ष करना, एक ये काम था। और एक रचनात्मक कार्य था, माने स्वदेशी चलाना है, अपने काम खुद करने हैं, अपने लिए बिजनेस, हथकरघा, व्यापार, ये सब करना है, माने स्वराज की तरफ जाना है, ये सब ध्यान रखना था, ये लक्ष्य था। आगे देखिएगा, आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 को। और हालांकि इसी दिन 1920 में, इसी डेट को, ठीक है, कौन, उग्रवादी नेता या गरम नेता के महान नेताओं में एक लाल बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया, निधन हो गया, जिनके नाम पर फिर क्या है, स्वराज फंड की स्थापना की जाएगी इसी असहयोग आंदोलन में। तो देखिए 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी इतना ये मत कहना कि इतना याद करना पड़ेगा, भैया इतना नहीं, 10,000 क्वेश्चन आप रट के जाओ, इतनी मेहनत करो कि 10,000 कम से कम क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट मिला कर के होनी चाहिए, चाहे जहाँ से पूछो। फिर तब लगता है कि हाँ यार, अब लाओ प्री का कितना कटऑफ ले जाओ, चढ़ाओ, जितना तुमको चढ़ाना उतना चढ़ाओ, ठीक है, जितना तुमको चढ़ाना। इस बार देखो कितना ज़्यादा ROM कटऑफ गई है, इतना भाग गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर देखो कि वकालत छोड़कर, ये सवाल कई बार बना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो वकालत छोड़ कर के क्या है, इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कूद गए थे। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत तगड़े नाम हैं जिन्होंने इतना प्रभाव, जो आप लोग, कुछ लोग कहते हैं ना गांधी जी को लोग जो है अनाप शनाप बकते हैं,
आप इतना छोड़ो, आप अपने 5 लोगों का परिवार हो, आपका घर हो, उन 5 लोगों को आप इतना प्रभावित नहीं कर सकते कि वो पाँचों आपकी बात पर सहमत हो जाएं। और एक बंदा, ठीक है, बिना हाड़ मांस का बंदा क्या है, इतना ज़्यादा दूसरे को प्रभावित कर दे रहा है कि लोग अपनी नौकरी छोड़ दे रहे हैं। ऐसे हालात में जहाँ छोड़ना भी एक दंड दिया जाने जैसा है, माने दंड देना छोड़ने के बाद भी मिल सकता है। सोचो तो आप देखो कितनी बड़ी पर्सनालिटी है ये। तो इस तरीके से वकालत छोड़कर के कौन गए, तो मोतीलाल नेहरू आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, CR दास, टी प्रकाशम, सैफुद्दीन खिचड़ी और सी राजगोपालाचारी, आसफ अली और राजेंद्र प्रसाद। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इनसे प्रभावित होकर के क्या है, प्रभावित होकर के जुड़ जाते हैं असहयोग आंदोलन से। और इसी आंदोलन में इन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में क्या है, अगले 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि उसके 100 साल बाद नहीं, 1920 तो 47 माने 2500 साल बाद आज़ादी मिलती है। आगे देखिएगा तो यूनिक पॉइंट का मतलब ही होता है बिना दिमाग लगाए रखना। तो यूनिक पॉइंट में देखिए, कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन जो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 के बाद 21 में मार्च 1921 में जो कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ, ठीक है, उस अधिवेशन में गांधी जी ने भारतीयों को हृदय से झकझोर देने के लिए, हृदय से झकझोर करके अपने साथ चलने के लिए, विवश करने के लिए क्या है, जो उन्होंने बोला वही करने की बात ठानी, ठीक है। और उन्होंने, ठीक है, वहाँ पर क्या कहा, वहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ रखा गया कि कांग्रेस से 1 करोड़ लोग जोड़ो, केवल चंद लोगों की संस्था नहीं होना चाहिए जैसा डेफरिन कहता था, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों की संख्या है कांग्रेस, ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ रखा। और दूसरा गांधी जी ने यही कहा था कि धोती कुर्ता पहनना छोड़ कर के उन्होंने क्या है, लंगोटी पहनने का संकल्प लिया था। कब, मार्च 1921 में, कहाँ पर, विजयवाड़ा अधिवेशन में। और याद है आपको, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पेट का एग्ज़ाम था ना लास्ट टाइम वाला, कि पेट के एग्ज़ाम में यही तो पूछा था कि कहाँ पे, नहीं, किस सन में उन्होंने धोती कुर्ता छोड़ लंगोटी पहनने लगे थे। तो उसमें 1920, 21, 22 इस तरीके का था। तो बहुत ज़्यादा मीम्स बना था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो यही है वो विजयवाड़ा अधिवेशन, ठीक है। तो यूनिक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। और यूनिक पॉइंट में क्या याद रखना है कि जो मैंने बताया कि इसी तारीख को 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या है, मृत्यु हो गई। और उनकी स्मृति में मैंने अभी आपको बताया कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें लोगों ने चंदा दिया और असहयोग आंदोलन को गति दी गई। इस समय अगर कहा जाए तो पंजाब में एक अकाली आंदोलन भी चलाया गया था, जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर क्या था, हिंसक न होकर के अहिंसक था। क्या था, अकाली आंदोलन पूछे तो कहाँ पर, पंजाब में। किस नेचर का था, तो किसका था, अहिंसक, ठीक। और यूनिक पॉइंट में क्या है, नहीं ये यूनिक पॉइंट में नहीं है, सामान्य पॉइंट में है कि 1 फरवरी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझना है। लिखा ही ऐसे हो, आप चाहोगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो उधर सारी घटनाएं आपने लिखा, इधर देखो क्या लिखा, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि 7 दिन में, आगामी 1 हफ्ते में, आगामी 7 दिन में राजनीतिक जो बंदी हैं, ठीक है, भारतीय राजनीतिक बंदियों को क्या है, उनको रिहा नहीं की गया, उनकी रिहाई नहीं किया गया, प्रेस से प्रतिबंध नहीं हटाया गया, तो बारदोली से मैं क्या करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दूंगा। ऐसा वो 1 फरवरी को कहते हैं 1922 को। किंतु 1 फरवरी के बाद 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या है, प्रोटेस्ट के दौरान ही वहाँ की पुलिस चौकी में तैनात पुलिस बल के द्वारा क्या किया गया, उन प्रदर्शनकारियों को क्या है, लाठी चार्ज करके मारा गया और गोली भी चला दी गई, जिसकी वजह से क्या है, प्रदर्शनकारी भीड़ ने क्या किया, आक्रोश में आकर के गोरखपुर की जो चौरी चौरा पुलिस चौकी थी उसको क्या है, उसमें सभी पुलिस वालों को पकड़ करके क्या है, बंद करके क्या है, आग लगा दिया। मारा ही मारा, बाकी लोगों को बंद करके क्या है, आग लगा दिया। लगभग 23 लोग उसमें क्या है, 22 से 23 लोग क्या है, जल के टाइम फिश हो गए। और जब इस बात को सुना उन्होंने, तो गांधी जी अहिंसा के इतने आदर्श
स्थिति में थे, मतलब मानने वाले व्यक्ति थे कि जैसे ये घटना उन्होंने सुना तो ये उन्होंने कहा ये तो हिंसक घटना है, अहिंसक घटना है, तो मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा। और जल्द ही उन्होंने क्या है 12 फरवरी को, डेट घोंट के पिए रहेगा, 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर दिया। और जिससे बहुत बड़े बड़े लोग थे जो अपनी नौकरी ला छोड़ करके क्या है इनके साथ हो लिए थे, वो इनको बहुत गरिया रहे थे उस समय, ठीक है, इतने नाराज थे, ठीक है। उसमें जैसे सी आर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व क्या है, इनको जो है गरियाने का संदर्भ ये है कि अब देखो जब बहुत आदमी नाराज हो तो गरियाता ही होगा। मैं एक मर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गरियाने जैसे शब्द का नहीं प्रयोग करो तो भी, लेकिन यह है कि मेरा तात्पर्य आप समझते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी को क्या है, गांधी जी की इस बात का बहुत ज़्यादा पुरजोर जो है विरोध भी किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग आगे देखेंगे। तो बाद में वापसी के ये पेपर में आया था कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी पर केस किया गया था या अन्यथा नहीं, इस तरीके कुछ था। तो याद रखना कि जब 12 फरवरी को उन्होंने घोषणा कर दी कि अब जो है नहीं किया जाएगा, मैं इसे वापस लेता हूं, तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या है इन पर 6 साल की क्या है कारावास की सज़ा सुना दी। और कौन उस समय जो है, ठीक है, लीडर था, तो आप देखेंगे ब्रूमफील्ड था। तो इस तरीके से कहा जाए तो 6 वर्ष के लिए उन्हें क्या है कारावास की सज़ा दे दी गई, ठीक है। हालांकि उनका स्वास्थ्य क्या है गड़बड़ होने की वजह से वो जल्दी आ गए थे, ठीक। यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है जो मैंने अभी कहा कि ढेर सारे ऐसे लीडर जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस और, ठीक है, ऐसे जो जवाहरलाल नेहरू, ऐसे जो महान व्यक्तित्व थे, बड़ी पर्सनालिटी थी, उसने भी क्या है इनकी आलोचना करते हैं। और आलोचना करने के बाद क्या है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास क्या है इनसे बिल्कुल खिसिया जाते हैं, माने चिढ़ जाते हैं। तो ये दोनों लोग मिल करके क्या है आगे चल करके देखेंगे हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। किसकी? स्वराज पार्टी। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी ग्रिप ना टूटे, और ग्रिप में रहेंगे तो एकदम फ्लो चार्ट दिमाग में आएगा। अब हम स्पेशली चौरी चौरा घटना को पढ़ लेते हैं, अभी बैकग्राउंड में पढ़ लिया। कब हुआ? चौरी चौरा घटना हुई 4 फरवरी को। बुकों में 4-5 दोनों लिखा है, लेकिन गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 तारीख को डिनाई करके क्या है 4 तारीख को ऑफिशियल घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए यही बोलना होगा। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को होती है। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर होता है। कारण मैंने बताया, जुलूस पर अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज। प्रतिक्रिया में आपने देखा कि भीड़ जो है क्या है पुलिस वालों को क्या है वहाँ पकड़ करके मारती भी है, जला भी देती है। परिणाम क्या होगा? 12 फरवरी के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया, ठीक है। और जो बड़ी ऐसी हस्तियाँ थी जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ठीक है, ऐसे लोग मिल करके क्या कर दिए, ऐसे लोग ने गांधी जी की क्या किया आलोचना की है, मैं बता चुका हूँ। अगर नोट की बात करें तो आंदोलन वापसी के बाद 1922 में अहमदाबाद सेशन का जो जज है ब्रूमफील्ड, इसी ने वो सुनाया था सज़ा 6 साल वाली, 6 वर्ष के लिए कारावास कर देता है। हालांकि बीमारी के कारण इन्हें ये 5 फरवरी 1924 को ही क्या हो गए बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये निकल आए या इन्हें छोड़ दिया गया। आगे देखिएगा इसमें क्या है। अब स्वराज पार्टी, देखो ग्रिप बन रही ना कि देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इधर तुर्की वाला कॉन्सेप्ट हुआ, इन दोनों को मिला के असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन को प्रभावित करने वाली चौरी चौरा घटना हुई। चौरी चौरा घटना होने का परिणाम क्या हुआ? नाराजगी होने का परिणाम क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को, ठीक। तो अब देखिए इसकी स्थापना 1923 को किसने किया? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये बता ही दिया। इस पार्टी को पहले पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका नाम था। क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, क्योंकि ये कांग्रेस से हित खिलाफ होकर के शुरू किए थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना भाई। अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास,
महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली 1923 में। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में ठीक है ये कहा गया कि ठीक है कांग्रेस पार्टी को क्या है स्वीकार कर लिया गया ताकि जो मुख्य नेता हैं कांग्रेस से अलग न हो जाएं, ठीक है, जो एकीकृत जो है अंग्रेजों के प्रति आंदोलन की नीति है वो कमज़ोर न पड़ जाए, इसलिए कांग्रेस ने समझदारी दिखाते हुए क्या है स्वराज पार्टी को क्या कर लिया, मान्यता दे दिया। समझ गए आप? आगे देखिएगा स्वराजियों का उद्देश्य क्या था, माने स्वराज पार्टी बनाई तो उसका मेन उद्देश्य क्या था। ये लोग ये कह रहे थे कि विरोध तो हम कर रहे हैं ऐसे आंदोलन के माध्यम से, तो इसका विरोध का ये भी तो एक तरीका हो सकता है कि हम इनकी क्या है जो अंग्रेजों के नेतृत्व में जो असेंबली है, जो लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसमें हम जाएं, जीत करके जाएं, सदस्य बन के जाएं और वहाँ पर इनके कामकाज का क्या करें, विरोध करें और अपने या राष्ट्र के हित में क्या करें, नीति बनाने के लिए दबाव डालें। ये इनका कॉन्सेप्ट था। वही है विधानसभा में पहुंचकर ये लोग सरकार का विरोध करना चाहते थे। नवंबर 1923 का जो चुनाव हुआ, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के लिए, उसमें क्या है, उसमें देखो एक ध्यान से सुनना, कांग्रेस इनके द्वारा क्या है चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए तैयार थी। इसी बात से नाराज और उस असहयोग आंदोलन को वापस करने से दोनों से नाराज होकर के CR दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो एक कांग्रेस है जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उसमें भाग नहीं लेने को तैयार है, लेकिन स्वराज पार्टी इसमें भाग अरे क्या इतने लोग काहे लड़ाई कर रही हैं यार, मैडम लोग जो है ड्यूटी आई हैं। तो नवंबर 1923 का जो चुनाव है केंद्रीय विधानसभा में, तो इसमें जो स्वराज पार्टी ने भाग लिया ना, तो 101 सीटों में उन्होंने 42 सीटें जीता, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे देखिएगा स्वराज पार्टी की उपलब्धियां क्या रहीं। स्वराज पार्टी की क्या उपलब्धियां रहीं, तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 हुआ, इसमें इन्होंने क्या है इसकी जांच हेतु मूडी मैन समिति का गठित कराने में इनका बहुत योगदान रहा था, इसकी समीक्षा करने के लिए। तो मूडी मैन समिति किससे संबंधित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के क्या करना, समीक्षा कराना। मेयर बनने में सफलता, माने स्वराज पार्टियों ने क्या है इतनी सीट जीता तो कई जगह के मेयर भी बने। जैसे CR दास कहाँ के मेयर बने, कलकत्ता के। कहाँ के बने, कलकत्ता के, ठीक है। तो ये मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है या इंडिविजुअल पूछ सकता है, इसे हम लोग फिल्टर करके इसीलिए मैं लिखा हूँ। नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हूँ, अगर आप चाहोगे तो इसे घोंट लेना। CR दास कहाँ के थे, कलकत्ता के थे। विट्ठल भाई पटेल कहाँ के बने, अहमदाबाद के। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के बने, पटना के बने। जवाहरलाल नेहरू कहाँ के बने, इलाहाबाद के बने। कहाँ के बने, इलाहाबाद के। मैच द फॉलोइंग हो सकता है, मिसमैच पूछ सकता है, इंडिविजुअल पूछ सकता है, ये सब मेयर बने। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में चुने गए। कौन स्पीकर के रूप में चुना गया, विट्ठल भाई पटेल ने। कब चुने गए, 1925 में। किसके सदस्य थे, स्वराज पार्टियों के सदस्य थे, ठीक है। क्या बनेंगे, तो स्पीकर बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अनगिनत बार पूछा गया है। आगे देखिएगा 1925 में CR दास की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। इतना ये लोग बगल के ऑफिस वाले चिल्ला रहे हैं कि मुझे स्पीड बढ़ानी पड़े। 1925 में क्या है, CR दास की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब CR दास की मृत्यु हो गई, मेन लीडर ही मर रहा है, ठीक है, तो क्या है आप देखोगे तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कमज़ोर होगी ये संस्था। और हालांकि 1926 में जो चुनाव होता है उसमें स्वराजियों की क्या है इतनी सफलता नहीं होती है, इतनी सफलता नहीं मिलती है, और इससे भी इनका मनोबल टूटता है। लेकिन स्वराजी क्या चाहते थे, स्वराज मतलब स्वराज पार्टी वाले क्या है, स्वराज की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, ठीक है। तो कांग्रेस ने भी क्या है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें
पारित कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो आखिर जो स्वराजी चाहते थे वही कांग्रेस भी यहाँ पर क्या कर ली, स्वीकार कर ली, अर्थात पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। तो जब दोनों का एम एक हो गया और इधर हार भी हो गई तो अब स्वराज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए था और नहीं रह गया, इसलिए स्वराज पार्टी को क्या है, छोड़ दिया गया या ख़त्म कर दिया गया और इस तरीके से ठीक है स्वराज पार्टी खत्म हो गई। इसके बीच में एक कहानी है गांधीदास समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आता है। गांधीदास जो समझौता है इसमें क्या है, इसके तहत विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी कांग्रेस के नाम से प्रतिनिधित्व करेगी, माने कांग्रेस के नाम से काम करेगी, ऐसा ये बात कहा गया। क्यों ऐसा कहा गया आप सोचो जरा। ये कहा गया कि अगर स्वराज पार्टी कांग्रेस के नाम से करेगी तो कांग्रेस में विभाजन नहीं होगा, कांग्रेस में विभाजन नहीं होगा, माने एकता बनी रहेगी जो अंग्रेजों के प्रति जो है विरोध के लिए जरूरी था, समझ गए। तो इस तरीके की बात है। तो गांधीदास माने सीआर दास और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था 1924 में, डेट एकदम घोट के पी लीजिएगा। इसमें ये कहा गया कि ठीक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जा तो रहे हैं स्वराज वाले पार्टी वाले, जाए, लेकिन वो अपने आप को स्वराजियों के रूप में न रिप्रेजेंट करके किसके रूप में करेंगे, कांग्रेस के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे, ताकि उन्हें एकता की बात रहे। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। तो डेट आपको रटा होना चाहिए। इसका पीडीएफ ले लीजिएगा भाई, फ्री ऑफ कास्ट है, अभी तो फ्री ऑफ कास्ट ही जा रही है, आपको मिल भी जाएगी, सारी की सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, पॉलिटी और हिंदी, ठीक है, मेंस प्री सब के अभी फ्री ऑफ कास्ट ही दी जा रही है। और ऐसे बाई हैंड मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आप इतना कोर जब बनाओगे या अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं तब आप वैल्यू इसकी समझते होंगे। भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचार का प्रसार की बात करें, अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखो बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ गई 1920 के असहयोग आंदोलन से, और उसका जो सक्सेस रेट था ना, माने पूरे भारत में एक तरीके से देखा जाए तो अमूलचूल परिवर्तन आने लगा राजनीतिक चेतना के स्तर पर। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, 4 फरवरी को जो घटना चौरी चौरा में हुई उसकी वजह से 12 फरवरी 1922 को जो उन्होंने वापस ले लिया, उससे क्या है, उससे क्रांतिकारियों के विचारों पर क्या है, एक मतलब उनके मन पे एक बहुत बड़ा आघात पहुंच गया। उसी का परिणाम है कि स्वराज पार्टी अलग हो गई और ढेर सारे युवा क्रांतिकारी क्या है अन्य तरफ मोड़ जाएंगे। ठीक है, अब गांधी को क्या है छोड़ देंगे, और उसी क्रम में क्या है समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारों का क्या हो रहा है भारत में प्रसार हो रहा था। ये बैकग्राउंड था। यहाँ से जो सवाल आएंगे, साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो इसमें आप देखोगे इसका पूरा बायोडाटा एक फ्लो चार्ट में है कि सबसे पहले अगर कहा जाए साम्यवादी विचारधारा को तो 1920 में ताशकंद में प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, एमएन राय के द्वारा, जो भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई। पूछा जाए कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ की गई, सबसे पहले ताशकंद में। किसने की, एमएन राय ने। कब की, 1920 में। जब ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में की गई तो अब भारत की तरफ बढ़ो, भारत में तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में सत्यभक्त के द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माने भारत में पहली कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। कब हुई, 1924 में हुई। किसने की, सत्यभगत ने की। कहाँ की, उत्तर प्रदेश में की। तो सबसे सत्य घटना है, सत्य बात है, इसलिए याद कर लो। तो देखो ताशकंद में उस फ्लो चार्ट को लाया भारत में। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो दिसंबर 1925 में यह बम्बई में बनाई गई। कहाँ पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक और माने बम्बई में, ये तो उत्तर प्रदेश में, बम्बई में जो बनाई गई उसे किसने बनाया अगर ये पूछा जाता है तो सिंगारवेलु चेट्टियार। कौन बनाता है, सिंगारवेलु चेट्टियार। तो देखो फ्लो चार्ट आपको एकदम माइंड में होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो ताशकंद में एमएन राय ने किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वहाँ पर की। भारत में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में सत्यभक्त ने 1924 में की। उसके बाद क्रोनोलॉजी लगाने को आया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिसंबर 1925 में बम्बई में सिंगारवेलु चेट्टियार ने की। तो ये इस तरीके का क्या है, साम्यवादी पार्टियों की स्थापना हुई। अब जब पार्टियों की स्थापना हुई तो उसके विचार को मानने वाले कुछ तो करेंगे ना साम्यवादी विचारों को, तो उसी साम्यवादी विचार का ही ये क्या है प्रथम चरण। प्रथम चरण में कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से संबंधित जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लो। जैसे एक घटना होती है पेशावर की घटना, एक क्रोनोलॉजी भी है, पहली ये घटना होगी, दूसरी ये घटना होगी, तीसरी ये घटना होगी। क्रोनोलॉजी भी रटना है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपको आयोग के स्तर के
का स्टूडेंट या मतलब ऑफिसर बनाना, ठीक है, उस दृष्टि को पैदा करना आप में। आगे देखिएगा, पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1922-23 में। पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1922-23 में। और यह क्या थी? पेशावर षड्यंत्र केस क्या था? तो मास्को, ठीक है, मास्को रूस, मास्को से कम्युनिस्ट माने कम्युनिज्म विचारधारा को मानने वाले जो क्रांतिकारी थे, भयानक मार कत्ल करने वाले, ऐसी विचारधारा को रखने वाले, जब वो भारत आते हैं, मास्को से भारत आगमन उनका होता है, तो उस आगमन के दृष्टिकोण से क्या है, अंग्रेज ये समझते हैं कि यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अब उस आधार पर, उनके आगमन पर अंग्रेजों द्वारा उन पर क्या किया गया, एक केस चलाया गया, माने उनको केस करके उन पर माने केस किया गया, तो उसी को कहा जाता है पेशावर षड्यंत्र। क्या कहा जाता है? और ये कहाँ लगाया गया? पेशावर जगह में, इसीलिए उसे कहते हैं पेशावर षड्यंत्र। कब चलाया गया? 1922 में। क्या है? कम्युनिस्ट का मास्को से भारत आगमन पर उन पर चलाई गई केस है। क्रोनोलॉजी रटे रहेंगे। तो 3 षड्यंत्र आपको रटने हैं। दूसरा देख लीजिए, मेरठ। ये मेरठ षड्यंत्र क्या है? मेरठ षड्यंत्र केस हुआ है 1900, ठीक है, 1929 में। अच्छा, इसके पहले आप ये कानपुर षड्यंत्र केस पढ़ लो, ठीक है, ये दूसरा ये वाला, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ। और ये क्या था? ये था कि कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए षड्यंत्र को आधार बना करके कुछ क्रांतिकारियों पर क्या है, मुकदमा चला गया। सोचो, क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक षड्यंत्र का आधार बना करके, ये हमारे अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको आधार बना करके कानपुर में बहुत लोगों पर क्या कर दिया गया, मुकदमा चलाया गया। और इसी मुकदमे को, इसी को कहते हैं कानपुर षड्यंत्र केस 1924। एकदम घूंट के आप इसे पी लेना, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। अब कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के कारावास मतलब में किनको, अच्छा, अर्थात इस घटना में किसको किसको क्या है, कारावास की सज़ा मिली। तो कारावास ये नहीं याद रखना है कि कारावास किसको किसको मिला, आपको ये याद रखना है कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस या कानपुर षड्यंत्र केस से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा था, या पूछ ले कौन नहीं जुड़ा था, वो इसके लिए याद रखना है। M.A. डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, नलिनी गुप्ता, या ऐसी पर्सनालिटी, ये सारी क्या थी, यह कम्युनिज्म विचार को मानने वाली पर्सनालिटी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कानपुर षड्यंत्र केस याद रखना है। और मेरठ षड्यंत्र केस को तो मेरठ षड्यंत्र केस देख लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि मेरठ षड्यंत्र केस हुआ है 1929 से 33 के बीच में। हमें पहली डेट याद रखनी है 1929, जो घूंट के पी लेना है। क्यों? क्योंकि यही मेरठ षड्यंत्र, ठीक है, केस की पूरी दुनिया में क्या है, आलोचना की जाएगी अंग्रेजों की। आगे देखिएगा, मार्च 1929 में सरकार ने क्या किया, 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया, केवल शक के आधार पर। 32 कम्युनिस्टों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करके क्या है, उन पर केस दर्ज कर दिया, उन पर जो है मुकदमा दायर कर दिया। और उसको, इसी केस को क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र केस कहते हैं। यह घटना मेरठ में हुई थी इसलिए। और इसके बचाव के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने क्या किया, केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। क्या किया? केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया। किसके लिए? मेरठ षड्यंत्र केस की, ठीक है, कार्यकारिणी मतलब उनके अभियुक्तों को बचाने के लिए। इस केस की चर्चा कहाँ पर हुई? पूरे विश्व में हुई। इस केस की चर्चा पूरे विश्व में हुई। और इनके अभियुक्तों माने अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट जैसे महान व्यक्तित्वों ने भी क्या है, सहानुभूति व्यक्त की और ब्रिटिशर्स की क्या किया, निंदा की। ब्रिटिशर्स की क्या किया, निंदा किया, ठीक है। तो ये पेपर में आता है कि निम्नलिखित में किसने, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस से संबंधित, ठीक है, भर्त्सना की थी, आलोचना की थी। कानपुर बोल्शेविक पूछ सकता है, मेरठ दिया रहेगा, पेशावर दिया रहेगा। और क्रोनोलॉजी लगा लीजिएगा, क्रोनोलॉजी में क्या है, पेशावर है, फिर कानपुर है, मेरठ है, ठीक है। चाहे उसको क्रोनोलॉजी में आप रटो, जैसे P से पेशावर कर लो, K से कानपुर, PKM, PC को क्या है, कानपुर कर लो, PCM हमने याद किया है, तो ऐसे रट लो, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपको रटना है तो PCM रट लो,
PCM रख लो जैसे मैंने रटा है। जैसे CNB कानपुर रेलवे स्टेशन का कोड क्या है CNB, तो हम उससे C ले लिए, तो CNB की जगह क्या है C ले लिए, तो PCB हो गया। तो ये क्रम याद हो गया, पेशावर हो जाएगा और पेशावर हो जाएगा, उसके बाद क्या है कानपुर हो जाएगा, उसके बाद मेरठ। तो क्रोनोलॉजी लगा लेंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी आता है। अब देखते हैं कम्युनिस्टों का जो द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में तो ये सब घटनाएं हुई हैं। द्वितीय चरण की बात करें तो कांग्रेसियों के व्यवहार में क्या है, माने क्रांतिकारियों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा क्या है आक्रामकता आ गई। कम्युनिस्ट की विचारधारा क्या है अधिक तीव्र हो जाती है, और जब इतना तीव्र हो जाती है कि गांधी जी को क्या है, गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग का नेता मानने ये लोग घोषित कर दिए। बुर्जुआ वर्ग मतलब क्या है आप जानते हो ना, मार्क्सवादी जो विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया था क्या है, वो कहा कि बुर्जुआ जो वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग माने एलीट वर्ग है, अभिजात्य वर्ग है, वो क्या है, ठीक है, बाकी सभी लोगों का शोषण करता है, और ऐसी सत्ता होनी चाहिए कि ऐसे बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा को ही कम्युनिज्म कहते हैं। तो ऐसी विचारधारा को मानने वाले अब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम विचार के हो गए कि गांधी जी को क्या कह रहे हैं, गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग ही कह दिए, माने अभिजातवाद या शोषण वर्ग के लीडर कह दिए इनको, ठीक है। देखो यही इनका कारण होगा इनके पतन का भी, क्योंकि उस समय गांधी जी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो गए, जिसको इस तरीके से अगर कहा जाए तो लोग इससे उतना नहीं जुड़ पाएंगे। तो कम्युनिज्म क्या हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे क्या होगा, या उस आंदोलन को धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब लोग नहीं भाग लेंगे तो ख़त्म होने लगेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जब कथन कारण स्टेटमेंट सवाल आएंगे आयोग स्तर में, उसके लिए ऐसे फ्लो चार्ट में पढ़ लो ना, एकदम कहानी की तरह एकदम बह जाओ। जब रिवाइज कर रहे हो ना नोट्स, ठीक है, तो एकदम बह रहे हो आपको फ्लो में। तो 1934 में सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। एक तो ये हुआ, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को क्या है 1934 में सरकार ने क्या कर दिया, अवैध भी घोषित कर दिया। दूसरा ये बुर्जुआ और कह रहे हैं लोग इनसे जुड़ भी नहीं रहे, और अधिक क्रांतिकारी मतलब आक्रामक होने की वजह से अंग्रेजी क्या है फांसी की सज़ा, हत्या, इस तरीके का भी ऐसे सदस्यों को कर रहे हैं। तो इससे भी लोगों का दिल टूट रहा है, ठीक है। तो लोग जुड़ना छोड़ दिए, तो इसीलिए धीरे धीरे अपना अस्तित्व खत्म कर देगा। आगे चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है सौमेंद्रनाथ टैगोर। कौन, तो सौमेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के 1934 में एक क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। पूछे क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना जो 1934 में किसने किया, तो सौमेंद्रनाथ टैगोर ने किया। या कब किया, तो 1934 में, ठीक है। या क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो क्रोनोलॉजी भी रटेंगे। आगे देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, जिसे HRA कहते हैं, ठीक है। HRA का गठन देख लो तो 1924 में कानपुर में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कानपुर में एक क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया, ठीक है। और संबंधित इससे क्रांतिकारी कौन थे, इसको घूंट के पीना पड़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव सिंह और शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा। मुख्य संस्थापक इसके कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका, ठीक है, जो मुख्य रूप से क्या है पैतृक उनका मध्य प्रदेश में, जबकि उनकी कर्म भूमि कहाँ पर है, नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज उन्नाव या तब के कानपुर में, ठीक है। इन्हीं के नाम पे क्या है, नवाबगंज जो पश्चिमी बिहार है उसका नाम बदल करके आज क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार या अभ्यारण्य, ठीक है, पश्चिमी बिहार, समझ गए। तो इस तरीके से मुख्य नेता कौन था, कब बना, गठन 1924 में कहाँ हुआ, कानपुर में क्या हुआ, HRA क्या है, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम है कि हम क्रांति के बल पर क्या है स्वराज लाएंगे, ये उसका उद्देश्य है। अब इसी के सदस्य HRA के इतने क्रांतिकारी अगर नेता हैं, मतलब सदस्य हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो उन लोगों ने जो काम पहले किया वो काम कह रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन। कब हुआ, 9 अगस्त 1925। क्या 9 अगस्त रटना है, रटना नहीं घोट के पीना है, 9 अगस्त को रटना नहीं घोट के पीना है। HRA के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना ले जाने वाली लखनऊ सहारनपुर एट डाउन मालगाड़ी पर इन्होंने क्या है
धावा बोल दिया और सरकारी खजाने को लूट दिया। और इस काकोरी षड्यंत्र केस में, इस काकोरी षड्यंत्र या इस काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में 4 लोगों को फांसी दी गई। तो किसको कहाँ दी गई, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे हमको आपको मैच दी फॉलोइंग में या एकदम घोट के पी लेना है। कहाँ पर, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई, गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर की जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई, गोंडा। यहाँ पर ड है तो यहाँ पर भी ड है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में दिया गया। अशफाक उल्ला खां को क्या है, फैजाबाद में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। और रोशन सिंह ने रोशन नाम किया आज भी, ठीक है। भारत जब तक रहेगा तब तक इन्होंने नैनी जेल इलाहाबाद का नाम रोशन किया है कि वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर शहीद हुए हैं, ठीक है। तो रोशन सिंह, तो राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, जिनको फांसी हुई 4 लोगों को पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में काकोरी केस से संबंधित कौन सा व्यक्तित्व नहीं है। तो ये 4 व्यक्तित्व तो आपको रटा होना चाहिए, जेल भी रटी होनी चाहिए। क्या इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे कि नहीं, तो बिल्कुल इसमें थे, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, वो कभी पकड़े नहीं गए, जानते रहिए। यूनिक पॉइंट आ गया। यूनिक पॉइंट यूनिक क्लासेस इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसमें आप दिमाग मत लगाओ, केवल घोट के पी जाओ। जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। जब 2013 के पहले क्या था, उत्तर प्रदेश कहा जाता था। और यही गोविंद बल्लभ पंत क्या है, भारत के उत्तर प्रदेश के पहले क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। इन्हीं के नाम की क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में है, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में क्या है, एक बचाव समिति का गठन किया गया। एकदम घोट के पी लो। केस में सरकार के लिए सरकारी गवाह कौन बन गया था, जिसकी वजह से उनको फांसी मिली, तो पंडित जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। हम इसे कैसे याद किए हैं कि सरकारी गवाह बन गए, माने दोगलापन का काम किए, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी जो है हंसते हंसते फांसी लटकने वाले थे। तो हम कैसे याद किए हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, जगत नारायण हिंदू, मुल्ला मुस्लिम, तो दोनों लोगों का मिक्स है, तो एक तरीके के दोगले थे। अगर ये या तो हिंदू होते तब भी सर कटा देते, कुछ ना होता, ठीक है। अगर ये मुल्ला होते तो सर तन से जुदा हो जाता इनके, तब भी कोई ना कुछ ना हो करते, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे याद करने के लिए विकल्प में आए तो हिंदू मुस्लिम एक ही नाम उसमें है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और निंदा तो कर ही सकते हैं, निंदा तो इनका पूरे जब तक ये भारत देश रहेगा, जब तक ये युवा हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक निंदा करते रहेंगे। ऐसे ही कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि आप वो काम मत करो जो राष्ट्र के विरुद्ध में हो, नहीं तो समाज आपके मरने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी, आपका पूरा देश तो नहीं, आपका समाज आपके क्षेत्र में, आपकी जगह पे हमेशा आप गाली खाते रहोगे। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, किसी ने कहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, भूख हड़ताल पे थे। आगे देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद क्या इसमें भाग लिए थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। अब HRA क्या है, ध्यान से समझना। HRA के साथ क्या हुआ, HRA के जो सदस्य थे उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया 1925 में। 1925 में इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इसकी वजह से क्या है, ब्रिटिश सरकार ने उन पर क्या है, ताबड़तोड़ कार्रवाई किया, यहाँ तक कि क्या है, फांसी की सज़ा भी 4 लोगों को दे दिया। उससे HRA का अस्तित्व क्या है, कमज़ोर पड़ गया। अब उस पर भी कार्रवाई होती, जो जुड़ता उससे। तो ये इन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस संस्था को ही चेंज कर दें। तो HRA को क्या कर दिया, HSRA में चेंज कर दिया। HRA को क्या है, यही संस्था चंद्रशेखर आज़ाद ने
सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, सरदार भगत सिंह के सहयोग से क्या कर दिया, इसी एचआरए को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, एचएसआरए में। कहाँ किया, कब किया, किस लिए किया, तो किस लिए किया वो मैं बता दिया। किसने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसका नेतृत्व लिया, सरदार भगत सिंह की। कब किया, 1928 में किया। कहाँ किया, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया, फिरोज शाह कोटला मैदान में किया। अन्य कोई कौन सदस्य थे, तो सरदार भगत सिंह उसमें भी थे, इसमें भी। भगवती चरण बोहरा उसमें भी थे, इसमें थे। सुखदेव उसमें भी थे, इसमें थे। एचआरए की क्या है, एचएसआरए की स्थापना कर दिया गया 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, जिसके सदस्य ने क्या है, अब देखो एचआरए ने क्या किया, एचआरए ने ट्रेन एक्शन किया। एचआरए ने 1950 में ट्रेन एक्शन किया और एचएसआरए बनी, तो उसके भी क्रांतिकारी क्या कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सैंडर्स को ठोक दिया। ये सैंडर्स कौन था, ये वही सैंडर्स है जो है, आप एकदम क्रोनोलॉजी समझते रहो, एक में से दूसरे में आपको जोड़ रहा हूँ। ये वही सैंडर्स है जो, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, उसका विरोध करते हैं लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और उनको लाठी से मारा जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उनको मारने वाले सैंडर्स को क्या है, ठोक दिया जाता है एचएसआरए के सदस्यों के द्वारा। यही घटना है सैंडर्स की हत्या, जो 17 दिसंबर 1928 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है, साइमन कमीशन जो 3 फरवरी 1928 को बम्बई साइमन कमीशन आता है, उसको लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध किया जाता है, ठीक है। तो उन पर क्या है, लाठीचार्ज कराई जाती है, और लाठीचार्ज कराई जाती है तो कब उन पर लाठीचार्ज कराई जाती है, तो अक्टूबर 1928 में, और उनकी मृत्यु होती है अगले महीने नवंबर 1928 में। और इसीलिए अगले महीने में उसी तारीख को 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है, एचएसआरए के सदस्यों ने 28 में क्या कर दिया, बोला कि तुम ठोक तो देंगे ही देंगे, चाहे जो भी हो जाए। सैंडर्स की हत्या कर दिया किसने, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि लोगों ने, ठीक है। सैंडर्स की हत्या कर दिया, और इस तरीके से सैंडर्स की हत्या कर दिया, वो कहानी अब अलग छोड़ दीजिए। अब उसी के आगे कहानी चलती है। अभी सैंडर्स की हत्या करने के बाद, माने ये जो केस है, ये सैंडर्स की हत्या जो कहाँ पर होती है, लाहौर में, ठीक है, कहाँ पर होती है, लाहौर में। और यही अभी आप देखेंगे, यही आधार बनेगा किसको, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी चढ़ाने के लिए क्या है, वही केस चलाई जाएगी, उसी के आधार पर दी जाएगी सज़ा, न कि इस पे जो ये है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो 8 अप्रैल 1929 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इसमें क्या है, जो उस समय की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल रखे जा रहे थे, पेश किए गए थे पारित होने के लिए, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक पब्लिक सेफ्टी बिल। दोनों बिल पर बहस हो रही थी, तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या है, असेंबली में बम फेंक दिया 8 अप्रैल 1929 को, और ये कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को इंजर नहीं करना है, किसी को आघात नहीं, मतलब इस तरीके की क्षति नहीं पहुंचानी है, बल्कि मेरा उद्देश्य या हमारा उद्देश्य एचएसआरए जो संस्था है, एचएसआरए का जो विचार है, उसको बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। ऐसा इन्होंने क्या है, एचएसआरए ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है, जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नेतृत्व में बम फेंका गया था। अब मैंने आपको बताया कि सैंडर्स की हत्या या सैंडर्स को ठोका कहाँ गया है, लाहौर में। कब ठोका गया है, ठीक है, दिसंबर 1928 में। तो वही देखो, अब ये उसी को आधार बनाया जाएगा, उसे कहा गया लाहौर षड्यंत्र केस 1929। इसके तहत भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को, एचएसआरए के अन्य सदस्यों को क्या कराया गया, मुकदमा चलाया गया 1929 में, और भूख हड़ताल पर, ठीक है। एक इतना जानते रहिएगा। अब अगला फैक्ट है कि भूख हड़ताल के दौरान इस दौरान भूख हड़ताल में 64 दिन की भूख हड़ताल पर जतिन दास की क्या है, मृत्यु हो गई। बाकी 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को
3 लोगों की भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या कर दी गई, फांसी दी गई। हालांकि उसके 1 माह पहले चंद्रशेखर आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में उसमें इन्होंने भी भाग लिया था, उससे बच गए थे। ठीक है, जो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार करके क्या कर लिए, शहीद कर लिए थे। ठीक है, तो 27 फरवरी को 1931 को ये शहीद हुए और अगले महीने में मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को क्या कर दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, और अब भगत सिंह के बारे में उनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे नौजवान भारत संघ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी डेट। तो नौजवान भारत सभा, तो नौजवान का मतलब ही है 26 साल उम्र। 26 साल उम्र क्या है, नौजवान में आती है, तो ऐसे याद कर लो। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने किया, सरदार भगत सिंह ने किया। इनका प्रेरणा कौन थे, तो मेजनी की जो यंग इटली है, उसी के आधार पर इन्होंने यंग इंडिया लिखा। यंग इंडिया माने नौजवान भारत। किससे प्रभावित थे, मेजनी के यंग इटली से। बहुत क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है इनकी मतलब मेजनी की यंग इटली सभा थी, तो उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने यंग इंडिया सभा की स्थापना किया। इसके संस्थापक कौन है, सरदार भगत सिंह, आप जानते हैं। अन्य संस्थापक सदस्य में यशपाल और छबीला दास भी थे। तो पूछा जाए तो क्या इससे संबंधित थे, तो थे। चटगांव शस्त्रागार की बात करें जो 1930 में हुई, क्या डेट रटनी है, डेट रटनी नहीं, घोट के पीना है। ठीक है, तो चटगांव शस्त्रागार 1930 में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो वेस्ट बंगाल में हुआ। वेस्ट बंगाल के कहाँ पर, चटगांव में हुआ। वेस्ट बंगाल के चटगांव में हुआ। इससे रिलेटेड फैक्ट देखो लो। बंगाल में सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा कहा जाता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जिसे INA कहा गया, INA, इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, IRA, सॉरी, INA नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी नहीं, IRA, ठीक है। IRA की स्थापना किसने किया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया, 1930 में बंगाल में सूर्य सेन, जिसे मास्टर दा भी कहा जाता था, इन्होंने स्थापना की और भयानक क्रांतिकारी विचारधारा को ये मानने वाले थे। और इन्हीं के संस्था से, माने इन्हीं के इंडियन रिपब्लिकन आर्मी क्रांतिकारी संस्था से जुड़ने वाले लोग ही ने क्या किया, 1930 में चटगांव में क्या है, चटगांव में शस्त्र को क्या है, शस्त्रागार पर अटैक किया और शस्त्र को लूट लिया। ठीक है, ये चीज़। अगला फैक्ट देखिए, 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में उन्हें फांसी की सजा दी गई। IRA की बात करें तो IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था और शस्त्रागार को लूट लिया था। हालांकि 1930 में आगे चल करके सूर्य सेन को। यूनिक पॉइंट की बात करें चटगांव शस्त्रागार से संबंधित, यूनिक पॉइंट का मतलब होता है आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस घूट के पी लेना है, ऐसा यूनिक क्लासेस आपसे उम्मीद करता है। पहला फैक्ट देखिए, चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर किसी ने छापा मारा था, तो प्रीति लता वाडेकर। क्या ये IRA से संबंधित थी, तो बिल्कुल थी भाई। जब उसी से प्रभावित होकर के कर रहे हैं तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा IRA से संबंधित, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित सदस्य था या नहीं था, तो प्रीति लता वाडेकर थी। इन्होंने क्या किया था, रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मार दिया था। सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार होकर के आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाली या झेलने वाली कौन थी, तो कल्पना दत्त। अर्थात आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो महिला क्रांतिकारी हैं जो है पुरुषों से एक रत्ती कम नहीं, अर्थात मास्टर दया सूर्य सेन के साथ क्या है, आजीवन कारावास की सज़ा पाई। ठीक है, उन्होंने झेला, उसे कहा गया कल्पना नहीं कर सकते, तो कल्पना दत्त। जिलाधिकारी की हत्या, DM की हत्या 1931 में किसने किया था, तो सुनीता चौधरी और शांति घोष ने। सुनीता चौधरी अर्थात सुनीता चौधरी ने क्या है, DM को क्या है, शांति 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 राम नाम सत्य कर दिया, माने शांति, परम शांति कहते हैं, परम शांति में पहुंचा दिया। किसने, सुनीता चौधरी ने परम शांति में पहुंचा दिया, किसको, DM को। ठीक है, तो अगला यूनिक पॉइंट क्या है, दीक्षांत समारोह में किसने, गवर्नर को ठोक दिया था। ठीक है, बिना डिग्री लिए। मैं कैसे याद किया हूँ, बिना डिग्री लिए बीना दास ने क्या कर दिया, बिना डिग्री लिए दीक्षांत समारोह में गवर्नर को
ठोक दिया। तो ये है बीना दास, किसने? बीना दास। बीना दास कल्पना नहीं करते थे कि आजीवन। और डीएम को शांति, परम शांति किसने पहुंचाई? शांति सुनीता ने, ठीक है। और चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा किसने मारा? प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है। नोट की बात करें अगर, तो भारतीय क्रांति की माँ कही जाने वाली भीकाजी रुस्तम कामा 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में क्या है? भारतीय झंडे को एक प्रतीकात्मक रूप में, ठीक है, फहराया था, ठीक है। तो यह भी बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है, जो अन्य एग्जाम में क्या है? बहुत ज़्यादा आता रहता है। तो इस तरीके से आप, ठीक है, यहाँ तक पढ़ ली। इसके आगे का जो है नोट्स अभी मैं लिखूँगा और जल्द ही यथाशीघ्र मैंने आपको कहा है, ठीक है। तो 2-3 दिन के अंदर जो है, मुश्किल से 4 दिन के अंदर जो है, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके और पूरा कंप्लीट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा फ्री ऑफ कास्ट। आपकी जिम्मेदारी है मित्र पढ़ना और रिवाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू क्लास।